हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्स विजन। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा डायबेटिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अक्सर इन दो प्रोसेस को अगर हम फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम इसको ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं, एक एडियाबेटिक और एक डायबेटिक प्रोसेस क्या होते हैं। लेकिन दोनों बात में कॉमन है, ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट में भी और फिजिक्स वाले एस्पेक्ट में भी। इन दो प्रोसेस का जो यूज होता है हीट के एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। जियोग्राफी वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो वायु होती है, हवा होती है, वो दो तरीके से गर्म एवं ठंडी होती है। तो कौन से दो तरीके? एक तो डायबेटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। हमें डायबेटिक और एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ना है। डायबेटिक, डायबेटिक, एक एडियाबेटिक। इन दो प्रोसेस को हम दो एस्पेक्ट से देखते हैं बच्चों। एक तो जियोग्राफी के एस्पेक्ट से, ठीक है, और एक हम फिजिक्स के एस्पेक्ट से। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी वाला एस्पेक्ट पढ़ेंगे। एक डायबेटिक प्रोसेस होता है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। मुक्तोष्म प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम, दोनों का जो यूज होता है, इन दोनों मतलब फिजिक्स में भी या जियोग्राफी में भी इन दो प्रोसेस का जो यूज होता है हीट एक्सचेंज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हीट एक्सचेंज के लिए, ठीक है। लेकिन हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे कि जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो वायु होती है, वायुमंडल में जो वायु होती है वो दो तरीके से गर्म एवं ठंडी होती है। गर्म एवं ठंडी। कौन से दो तरीके हैं? एक डायबेटिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। सबसे पहले तो इनके हिंदी टर्मिनोलॉजी पे हमें जान लेनी चाहिए, क्या होते हैं क्या नहीं होते। ध्यान से समझिए मेरे फ्रेंड, आराम से समझिए, इत्मीनान से समझिए। देखो, डायबिटिक का मतलब होता है मुक्तोषम। मुक्तोषम, हिंदी में इसके लिए शब्द चलता है मुक्तोषम। एडियाबेटिक के लिए हिंदी में एक शब्द चलता है रुद्धोषम। रुद्धोषम प्रक्रम, एक मुक्तोषम प्रक्रम और एक रुद्धोषम प्रक्रम, ठीक है। मुक्तोषम प्रक्रम का मतलब क्या होता है? मुक्त होना, जिसके माध्यम से जो हवाएं होती है गर्म होती, गर्म या ठंडी होती है, वो हीट के मुक्त होने से होती है। अगर हवा गर्म हो रही है तो जैसे कि उसमें हीट मुक्त हुई है, ठीक है। अगर हवा ठंडी हो रही है तो जैसे कि उसमें से हीट रिलीज हुई है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझिए। मैं दो एग्जांपल से दे देता हूँ, फिर आपको इसे करेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये कंटेनर है माय डियर फ्रेंड, और इस कंटेनर में जो है ठंडा पानी है। क्या इस कंटेनर में ठंडा पानी है? और इसके अंदर एक और कंटेनर मैंने रखा है, लेकिन इस वाले कंटेनर में जो है गर्म पानी है। क्या है? गर्म पानी है। जो बाहर वाला जो कंटेनर है, इसमें क्या है? आपका कोल्ड वाटर है, और अंदर वाले में कौन सा वाटर है? हॉट वाटर है। तो कुछ समय के बाद क्या होएगा, जो अंदर वाला जो गर्म पानी है वो धीमे धीमे क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। इसके अंदर की जो हीट होती है वो किसके पास चली जाएगी? इस बाहर वाले पानी के पास। मतलब मुक्तोष्ण प्रक्रम में क्या होता है, कोई भी जो चीज ठंडी या गर्म होती है वो हीट के, ऊष्मा के आदान या प्रदान करने से होती है। तो जो इस वाले पतीले का जो वाटर है, जो वो कोल्ड होने लगेगा धीमे धीमे। कोल्ड के बाद जो कोल्ड होने लगेगा वो क्यों होने लगेगा? क्योंकि इसने अपनी अंदर की हीट को बाहर वाले जो वाटर था उसके साथ क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो सिंपल सी मतलब लैंग्वेज में समझिए, मुक्तोष्ण प्रक्रम वो प्रक्रम होता है, वो प्रक्रिया होती है वायुमंडल में हवाएं जिसके माध्यम से हीट के आदान प्रदान करने से ठंडी एवं गर्म होती है। बात समझ में आई? ठीक है। मुक्तोष्ण का मतलब होता है कोई भी चीज जब तो गर्म हो रही है, गर्म होएगी तो उसको कहीं से ना कहीं से क्या मिलेगी? ऊष्मा मिलेगी, ठीक है। अगर कोई भी चीज ठंडी हो रही है तो इसका मतलब है कि उसने ऊष्मा का क्या किया है? हार्स किया, ऊष्मा का, हीट का लॉस किया। उसको बोलते हैं मुक्तोष्ण प्रक्रम। आइडिया डायबिटिक प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस के अंतर्गत कोई भी चीज गर्म या ठंडी होती है तो वो ऊष्मा के आदान प्रदान करने से होती है।
अगर उसको कहीं से हीट दी जाती है तो वो चीज़ कहीं से गर्म होती है, अगर उसमें से हीट लॉस की जाती है तो उसमें से जो कोई भी चीज़ होती है वो ठंडी होती है। उस प्रक्रम को, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायबेटिक प्रोसेस। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये हो गया आपका डायबेटिक प्रोसेस। अब हम एक बार एडियाबेटिक के और तरह से समझते हैं। देखिए एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें ना कोई भी चीज गर्म या ठंडी होती है वो ऊष्मा के हीट के आदान प्रदान करने से नहीं होती है। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी चीज गर्म या ठंडी हीट के ट्रांसफर करने से नहीं होती है, बल्कि बल्कि हीट वाटर एयर के जो मॉलिक्यूल्स को उनको कंप्रेस करने से और उनको एक्सपेंड करने से अगर कोई भी चीज गर्म एवं ठंडी होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये आपका कोई क्या है, कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर एक पिस्टल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टल, ठीक है, और इसके अंदर एयर के क्या है, मॉलिक्यूल्स है। एयर के क्या है, मॉलिक्यूल्स है। जब आप इस पिस्टल को नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये जब ये पिस्टल नीचे की तरफ आएगा तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वे पास पास में आ जाएंगे, जिस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से वो वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो वायु गर्म हो जाएगी। अब जैसे इस पिस्टल को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होने लग जाएंगे, एक्सपेंड होने लग जाएंगे। एक्सपेंड होने से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो इन दिस प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी जो चीज होती है हीट के ट्रांसफर करने से नहीं होती है, ऊष्मा के आदान प्रदान करने से नहीं होती है, बल्कि वायु के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्सपेंड, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना और एक्सपेंड करने से कोई भी चीज गर्म एवं ठंडी होती है, उसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। ये तो एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं इन दोनों प्रोसेस के बारे में इन द एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के विषय में हम बात करेंगे। आपको मोटा मोटा मतलब पता लग गया होगा कि एडियाबैटिक एंड डायबेटिक दोनों क्या प्रोसेस होते हैं, हीट के एक्सचेंज करने के प्रोसेस है। लेकिन एडियाबैटिक डायबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है वो वो कोई डायबेटिक प्रोसेस में कोई भी चीज ठंडी या गर्म होती है वो हीट के ट्रांसफर करने से होती है। एडियाबैटिक में कोई भी चीज गर्म या ठंडी होती है तो वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करने से होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है क्या, अगर डायबेटिक में कोई भी चीज गर्म हो रही है या ठंडी हो रही है तो उसमें किसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, हीट का, ठीक है। अगर गर्म हुई है तो बेसिक उसमें हीट गई है, अगर वो ठंडी हुई है तो बेसिक उसमें हीट कम हुई है। लेकिन वो 200 प्रक्रम में कोई भी चीज अगर गर्म हो रही है, कोई भी चीज गर्म हो रही है तो सिंपल सी बात है कि उसका क्या हुआ है, संकुचन हुआ, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हुए पास पास गए, हमने पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस किया जिस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स पास आकर वो चीज संकुचित होगी। अगर उसने फैलना, अगर कोई भी चीज ठंडी हो रही है तो इसका मतलब है कि उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया है, फैलना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से वो चीज क्या हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। बताओ, ये दो प्रोसेस क्लियर हो गए? आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब हम इसके भूगोल के हिसाब से जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से इसके विषय में चर्चा करते हैं वन बाय वन। देखिए, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में या नेचर में हवाएं जो होती है दो तरीके से, गर्म एवं ठंडी होती है। ये कौन से दो तरीके? एक तो आपका डायबेटिक प्रोसेस है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर हुई? तो सबसे पहले हम डायबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। डायबेटिक प्रोसेस, डायबेटिक प्रोसेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया जी? मुक्तोषम, मुक्तोषम प्रक्रम। मुक्तोषम प्रक्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए।
डायबेटिक प्रोसेस दरअसल एटमॉस्फेयर में, शांत एटमॉस्फेयर में काम करेगा। इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, शांत वायुमंडलीय दशा होनी चाहिए, शांत वायुमंडलीय दशाएं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हो या चरम स्तर पर हो तभी यह डायबिटिक प्रोसेस काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा। इसके लिए दरअसल क्या होना चाहिए, शांत वायुमंडलीय दशाएं होने चाहिए। अब इससे तो क्या होता है, जैसे ये कोई आपकी सरफेस है, ये कोई सतह है, मान लीजिए ये भूपृष्ठ है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। इस सतह पर सोलर रेडिएशन पड़ेगी, सोलर रेडिएशन का आगमन होगा, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, प्यार से समझो। ये कोई, ये क्या है, सरफेस है, इस पर सोलर रेडिएशन का आगमन होएगा, सौर विकिरण आएगी। अब सौर विकिरण आने से ये जो सरफेस होएगा ये क्या होगा, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसे कि क्या होगा, गर्म होएगा। अब इसके पास, इस सरफेस की सतह के पास जो भी एयर पार्शल होएगा, जो भी ये एयर पार्शल होएगा, ये सतह जो होएगी गर्म होकर हीट को रिलीज करने लगेगी, जिस वजह से ये एयर पार्शल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये वाला एयर पार्शल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सरफेस ने अपनी जो हीट है इस वाले एयर पार्शल को दे दी है। लेकिन ये याद रखना है कि जो डायबेटिक प्रोसेस होता है वो ट्रोपोस्फेयर की निचली सीमा तक ही काम करता है। ये जो डायबेटिक प्रोसेस होता है बहुत ही ऊंचाई तक काम नहीं करेगा, बल्कि उसी वायु, उसी एयर पार्सल के पास काम करेगा जो वायु का पार्सल सरफेस के पास होता है। इतनी बात समझ में आई है। तो आपको पहला याद रखना है कि जो डायबेटिक प्रोसेस होता है ये शांत वायुमंडलीय दिशा में काम करता है, और ट्रोपोस्फेयर की निचली सीमा पर काम करता है, निचली, लोअर लोअर लेयर पर ये काम करता है, लोअर लेयर पर ये काम करता है। और तीसरी बात क्या याद रखनी है कि डायबिटिक प्रोसेस की वजह से ही जो आपकी पूंछ होती है, पाला होता है, कोहरा होता है, इत्यादि का निर्माण होता है डायबिटिक प्रोसेस से। उस डायबिटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो ओस पाला कोहरा जो होते हैं कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, जब हम कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ेंगे ना वहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे, एलोबरेटली पढ़ेंगे। अगर जब मैं वहाँ पर ये ना लूँ तो उसका प्रोग्राम डायबिटिक प्रोसेस, तो आप उससे कनेक्ट कर पाना। ओस हो गया, पाला हो गया या कोहरा हो गया, ये जो होते हैं सरफेस की जो वाइंड होती, जो एयर पार्सल सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है, सरफेस से ज्यादा नजदीक रहता है, होने की वजह से तो इनका निर्माण होता है। इनकी सिचुएशन में क्या होगा, वो सुपाला हो या कोहरा हो, तो जो सरफेस होगी वो क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। ठंडी होएगी, ठंडी होएगी तो जो अपनी जो हीट वगैरह होगी, ठंडेपन की जो हीट होगी, और सरफेस ठंडी होगी और ये एयर पार्सल को क्या कर देगी, ज्यादा ठंडे कर देगी। जैसे ही ये अपने ठंडे होंगे तो एक निश्चित समय के बाद, एक ड्यू पॉइंट के बाद, उष्ण बिंदु के बाद ये एयर क्या होने लगेगी, सैचुरेटेड होने लगेगी, जिस वजह से ऊष्ण वाले कोहरे का निर्माण होता है। नई बात पता लगी तो हम जब कंडेंसेशन पढ़ेंगे वहां से एलोबरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो डायबिटिक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस ये जो होता है शांत वायुमंडलीय दशाओं में काम करता है, ट्रोपोस्फेयर की लोअर लेयर में काम करता है, और इस प्रोसेस से ओस, पाला और कोहरे इत्यादि का निर्माण होता है। और डायबिटिक प्रोसेस से दरअसल वही वायु गर्म हो पाएगी या वही वायु ठंडी हो पाएगी जो अर्थ सरफेस के पास ज्यादा नजदीकी पर है। अगर अर्थ सरफेस से ज्यादा दूरी पर है, ज्यादा ऊंचाई पर है, तो वो वायु इतनी जल्दी से गर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक और लाइन इसमें ऐड कर ले सकते हो आप लास्ट पॉइंट में, डायबिटिक प्रोसेस में वायु गर्म एवं ठंडी उष्मा के आदान प्रदान करने से होती है। वायु गर्म एवं ठंडी उष्मा के आदान प्रदान करने से होती है, ठीक है। और ये शांत वायुमंडलीय दिशाओं में काम करती है। ऐसा नहीं है कि कि एटमॉस्फेरिक एक्सट्रीम लेवल आए पर ऑन दी तूफान है तब ये प्रोसेस काम करेगा, तब कैसे काम करेगा, हर सरफेस के समीप वाली वायु को वो एक्सट्रीम लेवल की जो वाइंड होगी उसको टकरा जाएगी। तो ऑब्वियस है कि इसके लिए हमेशा शांत वायुमंडलीय दशाएं होनी चाहिए, ठीक है।
मुक्त ऊष्मा का पता लग गया। इसमें जो ऊष्मा जो मुक्त होगी वो किसी के ऊष्मा के मुक्त होने से ही वायु गर्म एवं ठंडी होगी। ये आपका डायबेटिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस से ओस पालक और इत्यादि का निर्माण होता है। चलिए अब हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। द फर्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम माय डियर फ्रेंड रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको हम? रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से समझिए। इस प्रोसेस में दरअसल जो कोई भी चीज गर्म एवं ठंडी होगी वो ऊष्मा का आदान प्रदान करने से नहीं होगी। अब एग्जाम्पल से समझो ना, क्यों टेक्निकल लैंग्वेज में जाए, हम अपना देहाती एग्जाम्पल लेते हैं, अपने गाँव के स्तर का एग्जाम्पल लेते हैं। सर्दियों में गाँव में क्या होता है, ज़्यादा ठंडी होती है, ज़्यादा जब सर्दी होती है तो लोग क्या करते हैं, आग बालकर हाथ सेकने लगते हैं। और कुछ तो ये कहते हैं कि देख मैंने अपना आग में से हाथ निकाल लिया फिर भी मेरा हाथ नहीं जला। कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि देख ये आग जल गया, मैंने ऐसे हाथ निकाल लिया, ऐसे हाथ निकाल लिया, ऐसे अपने पैर निकाल लिया, फिर भी जो मेरा हाथ सही से जला नहीं है। वो क्या होता है वो प्रोसेस? वो दरअसल एडियाबैटिक प्रोसेस ही तो है। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी चीज जो गर्म एवं ठंडी होती है वो ऊष्मा के आदान प्रदान करने से नहीं होती है। जैसे ही आग जल रही है, हम अपना हाथ ऐसे ले जाए, कोई हमारा हाथ ऐसे पकड़ ले, तो उस सिचुएशन में हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका ऊष्मा का हीट का ट्रांसफर होने लगेगा हमारे हाथ में, जिस वजह से हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जल भी सकता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायबेटिक प्रोसेस, जिसमें ऊष्मा का प्रदान हीट, कोई भी चीज जो गर्म एवं ठंडी होती है वो हीट के ट्रांसफर से होती है। ठीक है, लेकिन जल्दी से हम अपना हाथ ऐसे निकाल दे, ऐसे करें, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, क्योंकि इसमें हीट के माध्यम से वो चीज गर्म एवं ठंडी नहीं होती है। तो फिर रुद्धोष्म प्रक्रम में भी वायु गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है। तो कैसे होती है वो ध्यान से समझते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, ये आपका क्या अर्थ सरफेस है, क्या है ये? अर्थ सरफेस। सोलर रेडिएशन आएगी, ये सूर्य भगवान जी है, सौर विकिरण देने का इनका काम है। तो ये सोलर रेडिएशन देंगे इस तरह से, जिस वजह से ये सतह क्या होगी, गर्म होगी। ये सतह क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने से इस सरफेस की जो गर्म वायु है ये क्या होने लगेगी, गर्म होकर उठने लगेगी। कोई भी सरफेस होता है जब उसकी वायु गर्म होती है तो गर्म होकर वो क्या लगती है, उठने लगती है। अब जैसे जैसे ये वायु ऊंचाई की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसके जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होने लगेंगे, एक्सपेंड होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे ये? एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब है कि फैलने लगेंगे। इस फैलने के क्रम में जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे ठंडे होने लगते हैं। क्योंकि सतह पर क्यों नहीं फैल पाते? क्योंकि सतह पर आपको पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सॉरी आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जो सरफेस की जो वाइंड होती है उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होता है, इस वजह से सतह के समीप, सरफेस के समीप वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते, वे कॉन्ट्रैक्ट करके संकुचित करके ही रह जाते हैं। आप एग्जांपल से सोचिए ना, आप घर पे हो, घर पे पापा जी है, क्या आप अपनी मन मर्जी के काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन जैसे जैसे पापा बाहर जाते हैं वैसे वैसे आप बाहर घूमने लग गए। ऐसे ही इनका काम है। सरफेस पर जो भी कोई एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा एस्केप नहीं हो पाएंगे। सो इसीलिए सरफेस के समीप जो वायु होती है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वे एक्सपेंड नहीं हो पाते, ठंडे नहीं हो पाते। जैसे जैसे वायु ऊपर की तरफ उठती है तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम से कम लगना स्टार्ट होता है, जिस वजह से इन एयर को एक्सपेंड होने का मौका मिल जाता है। अब जैसे जैसे ये एक्सपेंड होएंगी, एक्सपेंड होने से इनके वॉल्यूम में क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगी। और वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीजमेंट होता है तो वैसे वैसे जो भी एयर ठंडी होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें वाटर वेपर्स की क्षमता भी कुछ मात्रा में बढ़ जाती है। इसको हम बाद में समझेंगे, ये जो मैंने लाइन बताई ना इसको संघनन वाले प्रोसेस में समझते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जैसे जैसे हम सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जो वायु होती है वो ठंडे होने लगती है। ठीक है,
अब जैसे वायु ठंडी होगी तो एक निश्चित समय के बाद ये इतनी ठंडी हो जाएंगी कि ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर वेपर में। फिर ये वाटर वेपर जो होंगे, जो भी धूल कण होंगे, उन पर क्या चिपक जाएंगे? ये वाटर वेपर्स जाकर बैठ जाएंगे। जल वाष्प जो होते हैं वो धूलकण की सतह पर बैठ जाते हैं, जिस वजह से ये मेघदूत का निर्माण करते हैं। मेघ बूंदों का, मेघ बूंद, इसको मेघ बूंद बोलते हैं। फिर कई प्रकार की जो मेघ बूंदे होती है, ये मिलकर क्लाउड्स का निर्माण करते हैं, बादल का निर्माण करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपल से इसका कॉन्टेक्ट, इसका एडियाबैटिक प्रोसेस का यही प्रक्रम है कि जब वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी तो वो वायु ठंडी होगी, ठंडे होने के क्रम में वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगी, वाटर वेपर्स से कन्वर्ट होने में वो क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी। अब जैसे जैसे इस एयर पर अगर हम दबाव लगाना स्टार्ट करें, इसको कॉन्ट्रैक्ट, इसका संकुचन करना स्टार्ट करें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इस एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वे आपस में पास पास में आ जाएंगे। अब पास पास में आ जाएंगे तो ऑब्वियस है कि उनके बीच में रगड़ पैदा होगी। कोई भी चीज जब पास पास में आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होती है तो वो वायु क्या हो जाएगी? सामान्य रूप से गर्म हो जाएगी। मोटा मोटा दो बातें याद रखना है दो संप्रकरण में, कि जब वायु गर्म होकर गर्म होकर उसका ऊपरमुखी प्रभाव होता है, ऊपरमुखी प्रभाव होता है जब वो अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है तो वायु जो होती है ठंडी होने लगती है। जैसे जैसे वायु का अधोमुखी होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो उस सिचुएशन में जो वायु होती है वो गर्म होती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ आपकी सुविधा हेतु। वायु के अवरोहण, अवरोहण बोले तो अपवर्ड डायरेक्शन, अवरोहण व आरोहण की स्थिति में क्रमशः ठंडे व गर्म होने को भी विदूषण प्रक्रम कहते हैं। वायु के अवरोहण, अवरोहण मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे जैसे वायु अपवर्ड होगी तो क्या होगी? ठंडी होगी। आरोहण मतलब डाउनवर्ड, आरोहण मतलब डाउन, डाउनवर्ड, जैसे जैसे वायु अवरोहण होगी नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगी? वो गर्म होगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रदोषम प्रक्रम। चलिए बताइए समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए वो प्रदोषम प्रक्रिया से ही, उसके लिए आप दो शब्दावली समझ लीजिएगा। पहले दो शब्दावली इसी में समझिएगा। ये सतह है, सतह पर सौर विकिरण आए जिस वजह से वायु गर्म हुई और गर्म होने के क्रम में वो ऊपर उठने लगी। वायु ऊपरमुखी गति करते हुए जिस दर से ठंडी होती है उस दर को बोलते हैं हम एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसको बोलते हैं एडीएलआर या एडीएल बोलते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसको समझिएगा सभी बच्चे, एएलआर बोलते हैं इसको। एएलआर क्या होता है? जब वायु गर्म होकर ऊपरमुखी गति करते वक्त ठंडी होती है तो उस सिचुएशन में वायु जिस दर से ठंडी होती है उस दर को बोलते हैं हम एडियाबैटिक लैप्स रेट। मैं कह देता हूँ जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है भैया? कि भाई वायु जो होती है हर 10 किलोमीटर में 10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है इसका टेम्परेचर।
इसका मतलब ये एडियाबैटिक लैप्स रेट, जब वायु ठंडे होने की सिचुएशन में जिस रेट से ठंडी होती है, जिस दर से कूलिंग होती है, उस दर को बोलते हैं बच्चों हम एडियाबैटिक लैप्स रेट या रुद्धोष्म ताप दर बोलते हैं इसको। ये आपको समझ में आ गया ALR। चलिए एक और इसका शब्द सुन लीजिएगा, ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये क्या होता है? एक होता है ELR, इसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट ठीक होता है। देखो कोई भी सतह, कोई भी सरफेस है, जब वायु ठंड होने पर की सिचुएशन में एक होता है ELR, एक होता है NLR। इसको भी समझ लीजिएगा, NLR को भी यहाँ पर निकाल देते हैं। NLR को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल इसको हम बोलते हैं सामान्य ताप अपने एटमॉस्फेयर की जब लेयर बड़ी होगी स्कूल टाइम में, तो अक्सर ये शब्दावली जरूर सुनी होगी कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर उठने पर वायु में एक तापमान की गिरावट आती है। उसको बोलते हैं हम NLR, नॉर्मल लैप्स रेट। जब हवाएं, हमें पता है कि जब हवाएं ऊपर की तरफ उठती है या जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायु में उसके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, उसके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में कमी आती है। तो 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या आती है? गिरावट आती है। इस दर को बोलते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन ये औसत है, ये क्या एक एवरेज माना गया हमने। ELR क्या होता है? एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है जब किसी क्षेत्र विशेष में, क्योंकि हर क्षेत्र का, हर रीजन का, हर लैटिट्यूड का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो ELR में बोला गया कि जब किसी स्पेसिफिक क्षेत्र को कंसीडर किया जाए और उसको उसको ऑब्जर्व किया जाए कि वायु जब उठ रही है तो वो कितने कितनी ऊंचाई पर जाने पर उसके टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट। जैसे सपोज कीजिए ये सरफेस है भाई, इस सतह का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, इस सतह का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब खुद कॉमन सेंस लगाइए, जब दोनों सरफेस से वायु ऊपर उठेगी, वैसे तो 50 वाली उठेगी, 40 वाली नहीं उठेगी, क्यों ना उठेगी मैं बताऊंगा अभी। ऐसे ही हर जगह का जो क्षेत्र होता है, टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो प्रत्येक वायु जो है ऊंचाई पर उठने पर एक जैसे टेम्परेचर में तो उनमें कमी नहीं आएगी। इसमें हो सकता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आए, इस पर उससे कम और इस पर उससे कम, ऐसा हो सकता है क्योंकि इनके टेम्परेचर में गिरावट है। तो हमने औसत रूप से माना गया है NLR में, नॉर्मल लैप्स रेट में, कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर एक तापमान में गिरावट आती है। लेकिन यह सिचुएशन जो होती है हर जगह पर पॉसिबल नहीं होती है। जब हम किसी क्षेत्र विशेष को, किसी किसी स्पेसिफिक रीजन को कंसीडर करते हैं कि भाई उस रीजन में वायु जब उठ रही है तो कितने मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है, तो उसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट। बात समझ में आ गई? तो जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है इसको हम किसी क्षेत्र विशेष, किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए कंसीडर करते हैं, और जबकि एनएलआर, नॉर्मल लैप्स रेट के लिए हम एक एवरेजली इसको यूज करते हैं। जब हम ELR की बात करेंगे तो वह किसी विशेष क्षेत्र की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी क्षेत्र विशेष में ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में जितनी गिरावट आती है उसको कहते हैं हम ELR। तो मैंने अभी आपको 3 टर्मिनोलॉजी बताई है, क्या बताओ आपको समझ में आया? एक तो ALR एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, एक ELR एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, एक NLR एक नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है कि जिस दर से वायु जो होती है ठंडेपन की, जिस दर से वायु ठंडी होती है उस दर को बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट, उद्दोषम ताप ह्रास दर बोलते हैं उसको। ठीक है। और NLR, नॉर्मल लैप्स रेट होता है औसत रूप से वायु के ऊपरमुखी गति में तापमान में जितनी गिरावट आती है, मतलब तापमान में जितनी गिरावट आती है उस दर को हम होता है NLR। क्योंकि क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में वायु के ऊपरमुखी की गति में जिस ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में गिरावट होती है उसको बोलते हैं हम
ELR एनवायरमेंटल लैब्स। ठीक है, अब हम समझेंगे माय डियर फ्रेंड कि कौन सी वायु ऊपर उठती है और कौन सी वायु नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ध्यान से समझिए, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को बार बार देखिए तो समझ में आएगा। ये आपकी सतह है, सतह पर जो है टेम्परेचर कम कम रहेगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपका 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पर आपका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो सामान्य सी बात बताओ, दोनों में से किसका टेम्परेचर जाता है? इस सतह वाले का टेम्परेचर जाता है और इसका टेम्परेचर कम है। तो इसकी तुलना में ये वायु ज्यादा गर्म है, तो ये वायु क्या होगी? ज्यादा उठेगी, क्योंकि याद रखना हमेशा वही वायु ज्यादा उठती है जिसकी डेंसिटी कम होती है। और हमेशा याद रखो जिसका टेम्परेचर, जिस वायु का तापमान ज्यादा होता है वो शुष्क वायु होती है और उसकी डेंसिटी कम होती है। कम डेंसिटी वाली चीज ही ऊपर की तरफ उठती है, कम डेंसिटी वाली वायु ही अधिक डेंसिटी अधिक घनत्व वाली वायु की तुलना में ऊंची उठती है। तो इन दोनों में बताओ कौन सी वायु की जो कौन सी जो एयर होगी ज्यादा डेंस होगी? ऑब्वियसली ये वाली कम डेंस, तो कम डेंस वाली उठेगी। ठीक है, अब मैं दो सिचुएशन ले लेता हूँ। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर ले लिया ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है 12 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट होगी। और यहाँ पर हम ले रहे हैं ALR, एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब कि वायु किस दर से ठंडी हो रही है। तो इसमें हमने लिया 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर के जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में क्या आएगी? गिरावट आएगी। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आप बताइए 1 किलोमीटर बाद इस वायु का तापमान कितना हो जाएगा? 38 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 38 में 28, सॉरी 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 40 में से हम 12 को माइनस करेंगे भैया, 10 में से 2 गया 8, या कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसका करो, इसका अगर हम निकालेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? जब याद रखना, हमेशा याद रखना, क्या वही वायु ऊपर मुखी गति करेगी, वही वायु अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब कौन सी वायु ऊपर उठेगी? जिसका ELR ज्यादा हो ELR से। तब ये बात समझ में आई है या नहीं है? जब इसका ELR ज्यादा है मतलब एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा, मतलब है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में जो गिरावट होगी वो इसमें ज्यादा होगी, और जब इसमें ज्यादा टेम्परेचर में गिरावट होगी तो इसका टेम्परेचर कम होएगा। और इसका ALR कम होएगा का मतलब है कि ऊंचाई पर जाने पर इसके तापमान में इसकी तुलना में कम गिरावट आएगी, जिस वजह से इस वायु का जो तापमान होएगा इसकी तुलना में अधिक होएगा। अधिक होएगा तो अब 1 किलोमीटर को अगर मैं यहाँ पर लाइन मान लेता हूँ तो दोनों 1 किलोमीटर पर इसका 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जिसका 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो कौन सी वायु ऊपर ऊपर मुखी गति करेगी? तो जिसका ALR ज्यादा होता है वही वायु क्या होगी? गति करेगी। तो 1 किलोमीटर के बाद जो होगा इस वायु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका टेम्परेचर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में से 2 कैसे, इसका हो जाएगा 16। फिर से ये वायु उठेगी, फिर से ये वायु उठेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब जब ELR ज्यादा होगा ALR से तो वायु अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मूव करेगी। जब जब ELR लेस देन ELR ज्यादा हो, ELR ज्यादा हो, ठीक है, ELR ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में जो वायु होती है वो अधोमुखी गति करती है। और जब वायु स्टॉप कब हो जाती है? जब ALR इक्वल टू ELR हो जाता है। एडियाबैटिक लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट जब इक्वल हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो वायु होती है वो स्टॉप हो जाती है। एग्जांपल इसी में से ले लेते हैं हम। अब हम दूसरी वाली सिचुएशन को ले लेते हैं। ये आपकी सतह है और इसका टेम्परेचर अब कितना ले, आप बताओ? 38 और इसका ले हमने 35। तो ये वायु क्या होगी? अब इसमें हम ELR ले लेते हैं, ठीक है।
ELR ले लिया मैंने 8 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर, और इसमें हमने ELR ले लिया आपका ALR ले लिया हमने 12 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। मतलब अब ELR ज़्यादा है, ELR कम है, तो मतलब है कि 12 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर के बाद इसमें 12 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। तो ये 1 किलोमीटर की वो है लाइन है। अब यहाँ पर लगाओ अपना वही रूल, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो 1 किलोमीटर के बाद इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और अब इसके लगाओ 35 में से अगर हम 8 घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप बताओ, ये ALR है और आपका ये ELR है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा है? इसमें तो 12 डिग्री सेल्सियस है, इसमें क्या 12 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, और ELR में क्या है 8 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। मतलब कि इसमें जो है आपका ELR लेस देन है ALR से, तो इस सिचुएशन में ये जो वायु है ऊपर मुखी गति नहीं करेगी, बल्कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके आसपास की वायु का तापमान इसकी तुलना में अत्यधिक है, और जिस वायु का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो ऊपर डायरेक्शन में मूव करती है, और उसकी कंपैरेटिवली ये नीचे आ जाती है, तो ये सिचुएशन होगी डाउनवर्ड की। बताओ ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? आ गई है? चलिए, अब हम एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में और पढ़ेंगे, डीपली पढ़ना है ना हमें, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो मे बी माय डियर फ्रेंड आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू करके देखना, इसके बारे में पढ़ रहे हो तो आपको आ जाएगा ये इजी वे में समझ में। देखिए, एडियाबैटिक लैप्स रेट जो होता है, अभी मैंने बताया एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट, ALR बोले या एडियाबैटिक लैप्स रेट बोले। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट भी। देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, एक होता है वेट या वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये और समझते हैं। फिर आपकी छुट्टी, ये आपका क्या सरफेस सतह है। वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगी, मतलब कि ठंडे होने लगेगी, तो वायु जैसे कि गर्म होकर ठंडे होने के क्रम में एक ऐसा सरफेस आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर ये वायु, इस वायु के जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस सरफेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन सरफेस। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन कंडेंसेशन सरफेस या संघनित तल। संघनित तल क्या होता है ये? कंडेंसेशन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो अनसैचुरेटेड एयर होते हैं वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि जो इस वायु के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। इस दर को बोलते हैं बच्चों हम ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। और ये कितनी होती है आपकी? 1 किलोमीटर 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर होती है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। मतलब बात क्लियर है? तो आप खुद कॉमन सेंस लगाना। इस कंडेंसेशन सरफेस पर या संघनित पर क्या हुआ है कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे, कंडेंसेशन सरफेस पर क्या हुआ है, जो एयर जो मॉलिक्यूल्स थे वे किस में कन्वर्ट हुए? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुए। एयर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये एयर थी, ये एयर किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी वाटर में कन्वर्ट हो गई। और हमें पता है कि जब जब वायुमंडल में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस सिचुएशंस में मुक्त ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ से लेटेंट हीट क्या होगी? रिलीज होगी। लेटेंट हीट रिलीज पता लग गया आपको? मैंने बताया था आपको? नहीं बताया था आप तो हम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक सिस्टम वाले में पढ़ेंगे। इतना याद रखना है कि जब पानी से बर्फ, ठीक है, मतलब कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जब कोई भी स्टेट चेंज होती है तो उसकी सिचुएशंस में एक हीट रिलीज होती है, जो हीट जिस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उस हीट को? हम लेटेंट हीट। उसको लिखते हैं लेटेंट हीट।
मुक्त उष्मा, सॉरी गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा बोलते हैं इसको हम, गुप्त उष्मा। ठीक है। अब इस गुप्त ऊष्मा के उपरांत क्या होएगा, कुछ ना कुछ हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो उससे जो होगी एयर फिर से गर्म हो जाएगी, एयर फिर से गर्म होकर फिर से ऊपर की तरफ उठने लगेगी। तो इस सरफेस को इसको बोलते हैं हम वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट कितनी है, 5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट का मतलब है कि जब ड्राई एयर, ध्यान से समझो, इस में समझो, जब ड्राई एयर जिस दर से ठंडी होती है उसको बोलते हैं ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। फिर उसके बाद जो वेट एयर जिस दर से ठंडी होगी उसको बोलते हैं हम वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। यही आपका क्या था, वायुमंडल में वायु जो होती है वो दो तरीके से गर्म एवं ठंडी होती है। इसके विषय में आज हमने चर्चा की है। माय डियर फ्रेंड, ये ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये जीवे में समझ में आ गया तो ठीक है, अगर बस नहीं आया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू करके देखना, तो मे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंडेंसेशन संघनन प्रोसेस के साथ और ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।